नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 14 मार्च 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। चिल्का झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मंगला जोड़ी पक्षी अभयारण्य चिल्का झील का मुख्य क्षेत्र है। दोस्तों, यहाँ पर यह कथन गलत हो जाता है, क्योंकि यह चिल्का झील के उत्तरी सिरे में है, ना कि कोर सेक्टर में है। चिल्का झील का मुख्य यहाँ पर है, तो यहीं पर यह गलत हो जाता है, जबकि यह चिल्का झील के उत्तरी सिरे पर स्थित यह पक्षी अभयारण्य है। दूसरा है, यह एशिया का सबसे बड़ा तटीय लगून है। यह कथन सत्य है। तीसरा कथन है, चिल्का झील दुनिया में इरावदी डॉल्फिन की सबसे अधिक एकल लैगून आबादी समेटे हुए। यह भी कथन एकदम सत्य है। अतः उत्तर क्या होगा? उत्तर 2 और 3, यानी उत्तर ए सही होगा। तो इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है। तो उड़ीसा सरकार ने चिल्का झील के मंगला जोड़ी क्षेत्र में, जो प्रवासी पक्षियों का एक महत्वपूर्ण अड्डा है, मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया है, ताकि पंखों वाले मेहमानों को, यानी जो विदेशों से जो पक्षी आते हैं, जैसे साइबेरियन पक्षी, तो इन सब के लिए हर साल 6 महीने के लिए एक आबादित पारिस्थितिक तंत्र प्रदान किया जा सके। दोस्तों, चिल्का झील, जो कि एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून तट है, यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर में न्यू कैलिडोनिया में दक्षिणी न्यू कैलिडोनियन बैरियर रीफ सबसे बड़ा तटीय लैगून है। तो चिल्का झील को 1981 में रामसर कन्वेंशन के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड में सूचीबद्ध किया गया था, और यह भारत में प्रवासी पक्षियों का सबसे बड़ा शीतकालीन केंद्र है, जहां पक्षियों की 160 से अधिक प्रजातियां कैस्पियन सागर, बैकाल झील, अरल सागर, रूस, मंगोलिया के किर्गिज स्टेप्स, मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया, लद्दाख जैसे दूर दराज के स्थानों से यहां आती हैं। और इस तरह से मंगला जोड़ी पक्षी अभयारण्य, नलबाना पक्षी अभयारण्य इसी के अंतर्गत आता है। यहां पर आप देख सकते हैं, नलबाना बर्ड सेंचुरी एकदम मुख्य भाग में है, जबकि मंगला जोड़ी उत्तरी सिरे पे है, इसलिए यह कथन असत्य हो गया था। अक्टूबर से मार्च तक यहां प्रवासी पक्षी देखे जा सकते हैं, और 1100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस खारे लैगून में लगभग 160 प्रजातियां हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? पैलेडियम का उपयोग इलेक्ट्रोड को कोट करने के लिए किया जाता है, जो बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यह कथन एकदम सत्य है। पैलेडियम का उपयोग बहुपरत सिरेमिक कैपेसिटर बनाने में किया जाता है, जो स्मार्टफोन स्क्रीन और पावर सर्किट ब्रेकर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह भी कथन एकदम सत्य है। तीसरा, यूक्रेन पैलेडियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहीं पर यह कथन गलत हो जाता है, चूंकि रूस सबसे महत्वपूर्ण देश है, जैसे रूस है, साउथ अफ्रीका है, यह पैलेडियम के प्रमुख उत्पादक देश हैं। तो अतः आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, तो बी होगा। इससे संबंधित खबर इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई है। और रूस यूक्रेन संकट से अर्धचालकों की कमी क्यों हो सकती है? तो मूडीज एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पैलेडियम और नियान, तो नियान जो है यूक्रेन में पाया जाता है, पैलेडियम जो है रूस में पाया जाता है, तो सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। अब जबकि रूस दुनिया के 40% से अधिक पैलेडियम की आपूर्ति करता है, यूक्रेन 70% नियान का उत्पादन करता है, तो ऐसे में यह कमी हो सकती है। तो दोस्तों, पैलेडियम है क्या? तो यह एक चमकीली सफेद धातु है, जो प्लैटिनम, रुथेनियम, रोडियम, ऑस्मियम, इरिडियम वाले समूह का ही हिस्सा है। पैलेडियम रूस और दक्षिण अफ्रीका में भारी मात्रा में पाया जाता है। इसे प्लेटिनम और निकल के एक बाई प्रोडक्ट की तरह निकाला जाता है। पैलेडियम धातु का उपयोग घड़ियों की स्प्रिंग, सर्जिकल उपकरण, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट आदि में भी किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में पैलेडियम का उपयोग जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर और स्मार्टफोन में किया ही जाता है। हाइड्रोजन गैस को शुद्ध करने के लिए पैलेडियम धातु का उपयोग किया जाता है। पैलेडियम डाई क्लोराइड भारी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को अवशोषित कर सकता है, और इसका उपयोग कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर में भी किया जाता है। पैलेडियम लवण का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी किया जाता है। इस तरह से पैलेडियम धातु का उपयोग आभूषण बनाने में भी किया जाता है।
कभी कभी दांतों की कैविटी भरने के लिए भी पैलेडियम धातु का उपयोग स्वर्ण व चांदी के साथ किया जाता है और यह सबसे अधिक उपयोग इसका वाहनों के एग्जॉस्ट के कैटालिटिक कन्वर्टर के रूप में भी किया जाता है, जिससे प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अब बढ़ते हैं जीनोमिक अनुसंधान परियोजना के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह एक शोध अध्ययन है जिसका उद्देश्य विशेष रूप से, अब देखिए यहां पर विशेष रूप कह दिया, कोविड-19 की गंभीरता से जुड़ी आनुवांशिक भिन्नता का मानचित्रण और पहचान करना। तो यह जो परियोजना है नो डाउट कोविड-19 की कर रही है, लेकिन विशेष रूप से नहीं, और भी गंभीर बीमारियों के लिए भी यह पहचान करता है। तो यहाँ पर यह कथन गलत हो जाता है। यह भारत का एक शोध अध्ययन है जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कोविड-19 की गंभीरता से जुड़ी आनुवांशिक भिन्नता का मानचित्रण और पहचान, यह भी कथन गलत है क्योंकि यह भारत का नहीं वैश्विक स्तर पर है और यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक पहल है। तो यह भी कथन गलत हो जाता है। आंसर डी होगा। इससे संबंधित खबर द हिंदू में आई हुई है टेक्स्ट पेज में। तो यहां पर जीनोम परियोजना एक शोध अध्ययन है जो गंभीर बीमारियों को कारण बनने वाले आनुवांशिक कारकों को खोजने के लिए दुनिया भर के चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को एक साथ लाता है। 2015 से जीनोमिक उभरते संक्रमणों जैसे सर्स यानी गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम, मर्स सुना होगा, फ्लू, सेप्सिस, गंभीर बीमारियों के अन्य रूपों का अध्ययन कर रहा है। और इस तरह से जीनोमिक्स इंग्लैंड के साझेदारी में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के जीनोमिक्स संघ के शोधकर्ताओं ने 7,491 रोगियों पर जीनोम का अनुक्रमण किया है। तो कोविड के लिए जीनोमिक अध्ययन देख रहे हैं कि इतने रोगियों पर यह अध्ययन किया जा रहा है और उनके डीएनए की तुलना 48,400 अन्य लोगों से की गई जो कि कोविड से पहले पीड़ित नहीं थे और आगे 1630 लोग थे जिन्होंने हल्के लक्षण का अनुभव किया था। तो टीम ने अन्य समूहों के डीएनए की तुलना में आईसीयू रोगियों में 16 जीनों में महत्वपूर्ण अंतर पाया। तो एक ही टीम द्वारा पहले के अध्ययनों में खोजे गए गंभीर कोविड-19 से जुड़े 7 अन्य आनुवांशिक विविधताओं के शामिल होने को भी पुष्टि की और 16 नए आनुवांशिक रूप से कुछ ऐसे शामिल थे जिनके रक्त के थक्के, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और सूजन की तीव्रता में भूमिका थी। तो एक एकल जीन संस्करण ने टीम ने यह पाया कि प्रतिरक्षा प्रणाली स्प्रिंगलिंग में एक प्रमुख संदेशवाहक अणु को बाधित कर दिया जिसे इंटरफेरॉन अल्फा 10 कहा जाता है, जिससे रोगी को गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। तो जीन में भिन्नताएं थी जो रक्त के थक्के के एक केंद्रीय घटक के स्तर को नियंत्रित करती है जिसे फैक्टर 8 के रूप में जाना जाता है, जो कि कोविड-19 में गंभीर बीमारी से जुड़े थे। तो यह प्रतिरक्षा प्रणाली में जीन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है और सुझाव देता है कि इंटरफेरॉन के साथ रोगियों का इलाज, जो कि वायरस से बचाव के लिए प्रतिरक्षी कोशिकाओं द्वारा जारी प्रोटीन है और प्रारंभिक अवस्था में बीमारी का प्रबंधन करने में मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से जीनोम एसोसिएशन अध्ययन का उपयोग उद्देश्य न केवल जीनों को सहबंधित करना बल्कि उपचारों को भी डिजाइन करना। उदाहरण के लिए एक गंभीर संक्रमण की मध्यस्थता में इंटरफेरॉन की भूमिका निभाने वाले ज्ञान का उपयोग पहले से ही गंभीर कोविड के प्रबंधन में दवा उपचारों में किया जा रहा है। तो कोविफेरॉन नामक परीक्षण एक अध्ययन ने गंभीर कोविड के प्रबंधन पर 3 प्रकार के इंटरफेरॉन का परीक्षण किया, लेकिन बीमारी को कम करने में कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं मिला। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ब्रांडेड जेनरिक सहित सभी दवाओं की कीमतों को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह कथन एकदम सही है। यह औषधि मूल्य आदेश 2013 की पहली अनुसूची में अनुसूचित दवाओं की अधिकतम कीमत तय करता है, यह भी सही है। यह वार्षिक आधार पर आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची तैयार करता है, ये गलत हो जाता है। वार्षिक पर नहीं, 2-3 सालों पर यह करता है। तो अतः आंसर क्या होगा? 1 और 2। तो आंसर क्या हो गया? डी सही हो गया। तो आइए इससे संबंधित खबर देखते हैं, द हिंदू में आई हुई है। तो ये जो राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण है 1997 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से इसका गठन किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह प्राधिकरण दवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए एक स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करता है
और यह रसायन या उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है। यानी मंत्रालय पूछ ले तो यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और इसका कार्य ही यही है कि यह ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर की अनुसूची 1 के तहत आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची पर दवाओं के मूल्य निर्धारण करता है और भारत में ब्रांडेड और जेनेरिक सहित सभी दवाओं की कीमतों को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और यह पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने भी केंद्र सरकार को दवा नीति में परिवर्तन संशोधन पर भी परामर्श प्रदान करती है। एनपीपीए थोक दवाओं एवं सूत्रीकरण के लिए उत्पादन, निर्यात, आयात, पृथक पृथक कंपनियों को बाजार की हिस्सेदारी, कंपनियों की लाभप्रदता इत्यादि पर डेटा एकत्र करता है। इसे औषधि मूल्य निर्धारण से संबंधित संसदीय मामलों में केंद्र सरकार को सहायता प्रदान करने का भी कार्य सौंपा गया है। अब बढ़ते हैं विगत वर्ष के 2020 में आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश हुंडी की प्रकृति को परिभाषित करता है, जिसे आमतौर पर हर्षकाल के बाद स्रोतों में कहा गया है। तो राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को जारी की गई एक सलाह है, या दैनिक खातों के लिए रखी जाने वाली एक डायरी, या विनिमय का एक बिल, या सामंती स्वामी से उनके अधीनस्थों के एक आदेश। तो इसमें उत्तर होगा विनिमय का एक बिल। तो असंगठित बाजार में आपसी लेन देन के समय लिख कर दिया जाने वाला महाजनी चेक हुंडी कहलाता है। तो ये एक वित्तीय साधन है जो व्यापार और ऋण लेन देन में उपयोग के लिए मध्यकालीन भारत में यह विकसित हुआ। तो इनका उपयोग किया गया था प्रेषण उपकरणों के रूप में, यानी धन को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए, क्रेडिट उपकरणों के रूप में, व्यापार लेन देन यानी विनिमय के बिल के रूप में। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन यानी कपड़ा मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत विशेष फाइबर और जियो टेक्सटाइल क्षेत्रों में 20 अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। यह पीआईबी में आई हुई खबर है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन क्या है। तो यह कपड़ा मंत्रालय की एक अग्रणी योजना है। इसके तहत 1480 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय निर्माण के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से 23-24 तक यानी 4 साल की कार्यान्वयन अवधि के साथ योजना को स्वीकृति प्रदान करना है। यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इन जैसी योजनाओं को और प्रासंगिक बनाएगा। और इस मिशन का उद्देश्य भारत को तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करना है। तो तकनीकी वस्त्र क्या है? यह वस्त्र सामग्री या उत्पाद है जो तकनीकी प्रदर्शन या कार्यात्मक गुणों के लिए निर्मित होते हैं। इसमें इसको 12 व्यापक श्रेणियों में जैसे एग्रोटेक, बिल्डटेक, क्लॉथटेक, जियोटेक, होमटेक, इंडुटेक, मोबिलटेक, मेडिटेक, प्रोटेक, स्पोर्टेक, ओकोटेक एंड पैकटेक में बांटा गया है। इसका उपयोग तकनीकी वस्त्र टेक्सटाइल के भविष्योन्मुखी खंड यानी फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट है, जिनका उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे अर्धसैनिक बल या सुरक्षा बलों की बेहतर सुरक्षा के लिए, कृषि वैज्ञानिक शोध, चिकित्सा, सैन्य, उद्योग, इन सब में इसका प्रयोग होता है। और इसके 4 घटक हैं, यानी शोध नवोन्मेष एवं विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए, प्रचार एवं बाजार विकास के लिए 50 करोड़ रुपए, शिक्षा प्रशिक्षण और कौशल के लिए 400 करोड़ रुपए, निर्यात प्रोत्साहन के लिए 10 करोड़ रुपए और शेष 20 करोड़ रुपए प्रशासनिक व्यय के लिए। तो भारत में तकनीकी वस्त्र अगर बात किया जाए तो भारत 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विश्व बाजार के आकार का लगभग 6% साझा करता है। यद्यपि 4% वैश्विक औसत वृद्धि की तुलना में इस खंड की वार्षिक औसत वृद्धि 12% है और विकसित देशों में 30 से 70% के मुकाबले भारत में तकनीकी वस्त्रों का प्रवेश स्तर कम है, जो कि लगभग 5 से 10% है। तो इस तरह से तकनीकी वस्तुओं के लाभ क्या हैं? तो यह भारत में विनिर्माण और निर्यात गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करने में भी मदद करेगा। कृषि, जलीय, दुग्ध क्षेत्र, मुर्गी पालन, मछली पालन, बागवानी इत्यादि में तकनीकी वस्तुओं के उपयोग से लागत अर्थव्यवस्था यानी समग्र सुधार प्राप्त होगा। राजमार्गों, रेलवे, बंदरगाहों, भूवस्त्र के उपयोग फलस्वरूप सुदृढ़ आधारभूत संरचना, अल्प रख रखाव लागत एवं आधारिक संरचना पर संपत्तियों का जीवन चक्र इसमें अधिक होगा। तो ये सब इसके लाभ हैं। अब इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।